दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वे बेहद शर्मनाक हैं। पहले तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। फिर यह बात सामने आई कि शुरुआत में अस्पताल की ओर से इस बलात्कार को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। फिर पता चला कि इसे अंजाम देने वाला पुलिस का एक वॉलेंटियर था। फिर किसी का बयान आया कि लड़की इतनी रात में अकेली क्या कर रही थी। घटना स्थल के पास कुछ निर्माण करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई और 14 अगस्त की देर रात को जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। सेकंडों में भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। जहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहीं मंच को भी तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर को पीटा जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और कई अन्य हिस्सों को बुरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। टीएमसी का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे, लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी जो उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे थे वो प्रदर्शन स्थल पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे। इसका साफ मतलब है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ जानबूझकर अस्पताल में घुसी और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अगर ऐसा है तो किसी भी समाज के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौना क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार हो जाता है। किसी भी समाज के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल मेडिकल की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में रात की ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के लिए आराम करने की जगह नहीं थी, इसलिए उसे सेमिनार हॉल की कुर्सी पर आराम करने के लिए मजबूर किया गया। बेचारी लड़की को आराम करना पड़ा। अचानक एक पुलिस का वॉलेंटियर जिसका काम यह सुनिश्चित करना था कि अस्पताल में कुछ भी गलत ना हो और वहां आने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, डॉक्टर को जानवर की तरह पीटता है। वह घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ है वह किसी की भी रूह कपा सकता है। उस बेचारी लड़की की गर्दन टूटी हुई थी, उसकी आंखें फूटी हुई थी, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जिस पर हमला ना हो। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा गया हो और उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े ना हो और उसके शरीर को देखकर कोई भी मूर्ख भी जान सकता है कि उसके साथ क्या हुआ हुआ। लेकिन फिर क्या वजह थी कि जब लड़की के परिवार को अस्पताल ने पहली बार बुलाया तो उन्हें बताया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब यह सुनकर कौन गुस्सा नहीं होगा। एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और अस्पताल वाले यह भी नहीं देख पाए कि उसके साथ क्या हुआ है। वे इसे आत्महत्या क्यों बता रहे हैं। आज कोलकाता पुलिस का ईगो इस बात से आहत हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप भरोसे करने लायक हैं। संजय राय पर एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है। मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा होगा। क्या पुलिस को नहीं पता कि उसका 3 बार तलाक हो चुका है। वह अपनी पत्नियों को पीटता था। उसकी पत्नी ने मारपीट की शिकायत भी पुलिस से की थी। क्या पुलिस को नहीं पता कि वह शराब पीता था, मारपीट करता था, मोहल्ले की महिलाओं को भी छेड़ा करता था, अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से रिश्वत लेता था। यानी जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था उसे उसने अस्पताल की पुलिस चौकी पर रखा। उसके बाद भी उसे शर्म नहीं आती, उसने पछतावा नहीं होता। लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय पुलिस में वॉलेंटियर था लेकिन पुलिस विभाग में नहीं था। जिस रात उसने अपराध किया उस रात भी वह पुलिस हैसियत से पुलिस बटालियन में ही था। वह वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया। जिससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। क्या करना था और क्या नहीं करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं और अपना अहंकार और ईगो दुनिया भर का भरा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर सिर्फ एक व्यक्ति या एक चीज शर्म की हो, बाकी लोग अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं तो भी आदमी को संतुष्टि कर ले। मगर एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो जाती है। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कई घंटों तक कार्रवाई नहीं करते, सोशल मीडिया का दबाव आने पर, इसलिए उसे इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारी अख्तार अली ने कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में संदीप घोष जैसा भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं देखा। यह व्यक्ति पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्टिंग तक हर काम में 20% का कमीशन लेता था। अख्तर अली ने कहा है कि मैंने खुद इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये आरोप कुछ हद तक भी ठीक है तो इससे बुरा क्या हो सकता है।
दोस्तों, यानी किसी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट में ड्यूटी कर रही थी। उसे रात में खाली बैठा देख जिस सेमिनार हॉल में वह आराम करने गई थी, उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खराब थे। जिस वॉलेंटियर वाले को वहां लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वह खुद एक हिस्ट्री सीटर अपराधी था। और जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को इन सब चीजों पर नजर रखनी थी, वह भ्रष्ट था, जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं। तो ऐसा अपराध कौन रोक सकता है? लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले ताजा सबूतों के बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने जघन्य कृत्य किया है। अगर ऐसा है तो यह साफ हो जाता है कि शुरू में इस मामले को आत्महत्या क्यों बताया जा रहा था। अस्पताल आने के बाद भी लड़की का शव उनके परिजनों को 3 घंटे तक क्यों नहीं दिखाया गया? कुछ लोग दबी जुबान में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लड़की इतनी रात में वहां अकेली क्या कर रही थी? इन सब बातों को लेकर आज लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्सा तो बनता भी है और होना भी चाहिए, लेकिन इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी खराब हो चुकी है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो, उन्हें बस पहले यह देखना पड़ता है कि घटना किस राज्य में हुई है और किसके साथ हुई है, उसकी क्या जाति है। कोलकाता के मामले में भी यही हुआ। देश के कुछ नेताओं को यह समझने में कई दिन लग गए, इस मुद्दे पर ट्वीट करने में। अभी भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया और वहां से अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। जब दबाव आया तो फिर श्रद्धांजलि देने आए, क्योंकि जब भी वहां कुछ गलत होता है तो उनकी राजनीति उससे उजागर करने पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन कोलकाता में निर्भया जैसी घिनौनी घटना हुई है, लेकिन ये लोग अभी भी उसका हिसाब किताब करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही ये हादसा कोलकाता में हुआ हो, लेकिन इसका संबंध सिर्फ कोलकाता से नहीं है। आज पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में सरकारी अस्पतालों की हालत एक जैसी है। ट्रेनी डॉक्टर को 48-48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। आराम करने के लिए एक रेस्ट रूम या साफ शौचालय तक भी नहीं है। खाना नहीं मिल रहा है, हालत खराब है। इतने मरीज देखने को मिल रहे हैं, ऊपर से अस्पताल में राजनीति अलग है। संजय राय जैसा बलात्कारी स्टाफ के वेश में घूम रहे हैं। सरकारें नहीं समझी कि डॉक्टर को तैयार करने में भी इतना ही समय लगता है जितना कि एक पायलट को तैयार करने में लगता है। किसी भी समाज में एक डॉक्टर का होना मतलब उस देश की हजारों की आबादी को सुरक्षा देना। लेकिन अगर एक ही डॉक्टर असुरक्षित, अपमानित और शोषित महसूस करे तो बताएं ऐसी व्यवस्था में कौन काम करेगा? यही वजह है कि डॉक्टर इन सरकारी अस्पतालों में नहीं टिकते हैं। या तो वो अपने क्लिनिक खोल लेते हैं या बड़े निजी अस्पताल ज्वाइन कर लेते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश चले जाते हैं। यानी सरकार इन डॉक्टरों को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च करती है, वही सरकारी व्यवस्था अपनी अक्षमता के कारण इन डॉक्टरों को बनाए नहीं रख पा रही है। आज देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा सिस्टम की इस अक्षमता को खिलाफ है। आज देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह डॉक्टरों के इस गुस्से के खिलाफ कदम उठाए। अगर समस्या को थोड़ा और गौर से देखें तो यह देश के हर दफ्तर का सच है। अस्पताल से इतर यह महिलाओं और लड़कियों को दिए जाने वाले कामकाजी माहौल का भी मामला है। अभी 1 महीने पहले यूपी के नोएडा के एक दफ्तर में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके दफ्तर में कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करते थे। ऐसी कितनी गरीब लड़कियां हैं जो रोजाना इस तरह की प्रॉब्लम्स को झेलती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी नौकरी बनी रहे, 15-20 हजार की तनख्वाह बनी रहे। दफ्तर में उनका जो बॉस है, जो उनका सीनियर है, उन्हें भी पता है ये जॉब छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। आज जो गुस्सा लोगों में है, यह 2012 में निर्भया कांड के समय जो गुस्सा लोगों में था वह इस माहौल के खिलाफ था। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ? क्या इतने सालों में समाज बदला? पुलिस के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया, ना ही अदालतों के रवैये में कोई बदलाव आया है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों को 6 महीने में निपटाया जाना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को 2-3 महीने में मामलों का निपटारा करना चाहिए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों का निपटारा पूरी गंभीरता के साथ समय पर करना चाहिए कोर्ट को। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले। इसी तरह अगस्त 2021 और 2023 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी लाने की बात कही थी, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ नहीं हुआ। या तो पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती, चार्जशीट दाखिल होने के बाद बार बार कोर्ट जाकर और समय मांगती है, फिर
जांच के दस्तावेज कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, पुलिस कोर्ट में महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं कर पाती और निजी अदालतें कार्रवाई पर रोक लगा देती हैं और आरोपी जमानत लेकर फिर फरार हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, जिस समाज में महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति हो कि ना तो वो कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करे, ना ही सिस्टम उनका साथ दे और ना ही कोर्ट तेजी से काम करे, वो महिलाएं कहाँ जाए। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद महिलाओं की आजादी का क्या मतलब? अगर आपकी बहन या माँ 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती हैं, तो जब वो घर पहुंचती हैं तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। आप उससे कहीं अकेले नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित नहीं है, वो कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है, उसे सोशल मीडिया पर धमकाया जाता है। इसीलिए इस आजादी का उनके लिए क्या महत्व है, क्या मतलब है? आप अगर अपनी माँ या बहन से 10 मिनट बात कीजिए, पूरी सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें सच्ची और ईमानदार हैं और अगर आपको लगता है कि यह बात ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, यह वीडियो घर की हर महिला तक पहुंचनी चाहिए। अगर इस मामले में चल रही राजनीति पर आपकी कोई राय है, आपकी कोई टिप्पणी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।